स्वागत है सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन वायरल डिजीज पर। ठीक है, हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस की थी जितनी भी वायरल डिजीज थी उनको ट्रिकी वे में उनके नाम पता किए थे हमने, और वायरस के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन पता किया था। ठीक है, और स्पेशली हमने HIV एड्स पर डिस्कस किया था। एक ही डिजीज को हम कवर कर पाए थे प्रीवियस वीडियो के अंदर, और अब हम थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और अदर जो बची जितनी भी डिजीज है वायरल डिजीज उस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा। वायरल डिजीज में नंबर 2 पे बात की जाए, नंबर 1 पे हम कवर कर चुके हैं एड्स को। ठीक है, नंबर 2 पे अगर बात की जाए तो पोलियो है ना। 2 बूंद जिंदगी की करके नाम तो सुना ही होगा अपन ने। ठीक है, बचपन में सबने 2 बूंद जिंदगी की पी है। एडवर्टाइजमेंट भी आता था पोलियो को लेकर के। इतनी खतरनाक डिजीज है ये पोलियो की, मतलब ये मान लो कि व्यक्ति जो है जीवन भर के लिए अपंग हो जाता है, लकवा हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो देखो क्या है ये पोलियो। इसी पोलियो को कहा जाता है पोलियो माइलाइटिस। कंफ्यूज नहीं होना है, इसी पोलियो को कहा जाता है पोलियो माइलाइटिस। ठीक है, इसी को एक और नाम दिया जाता है, इसी को नाम दिया जाता है क्या, बाल पक्षाघात करके। मतलब ये डिजीज जो है पक्षाघात मतलब क्या हो गया, ये पैरालिसिस करती। इस डिजीज में लकवा होना तय है, ये मान के चलें। मतलब अपंगता आएगी, डेफिनेटली व्यक्ति क्या हो जाएगा, अपंग हो जाएगा इस डिजीज के अंदर। और ये डिजीज कब होती है जनरली, बाल मतलब बाल्यावस्था में, जो चाइल्ड एज होती है अपनी 1 से 5 वर्ष के बच्चों में ये डिजीज ज्यादा होती है। 90% जो केसेस देखे गए हैं वो 1 से 5 ईयर के बच्चों में देखे गए हैं। इसीलिए इसको क्या कह दिया गया है, बाल पक्षाघात कह दिया गया है। ठीक है, इसका वायरस कौन सा है, इसका पैथोजन किसे कहा गया है। पैथोजन का मतलब कौन हो गया, जो रोग कारक है, जो रोगजनक है वो कौन है। तो रोग कारक की अगर बात की जाए तो इसका रोग कारक जो है पोलियो वायरस कह दीजिए, या आप इसको एंटेरोवायरस भी कह सकते हैं, एंटेरोवायरस, या आप एक और टर्म दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पोलियो वायरस करके। ठीक है, अच्छा पैथोजन समझ में आ रहा है, तो अब प्रभावित अंग भी समझ में आना चाहिए। प्रभावित अंग, ये जो पैथोजन है पोलियो वायरस, ये कैसा है, ये सबसे छोटा वायरस है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और कैसा है तो अपन कहेंगे ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वाला वायरस है। इसके पास क्या है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है। जैसे कि एचआईवी के पास भी मतलब सिंगल स्ट्रैंड वाला आरएनए था, वैसे ही इस पोलियो वायरस के पास भी सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है ना। अच्छा, प्रभावित अंग की बात करते हैं। चलो, प्रभावित अंग अगर पूछा जाए तो जनरली जो मसल्स है, हमारी जो पेशियां हैं, व हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, मतलब हमारा जो परिधीय जो तंत्रिका तंत्र है, परिधीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित। ठीक है, और इससे क्या होगा, लकवा हो जाता है, मतलब पैरालिसिस हो जाता है। ये चीज हमें पता होनी चाहिए पोलियो के बारे में। अब संचरण कैसे होता है, या इसका वाहक कौन है, तो जनरली मिट्टी के द्वारा जो है, दूषित जल के द्वारा, दूषित भोजन के द्वारा ये रोग फैलता है। संचरण कैसे होगा, तो देखो मैं यहां लिख सकता हूं, दूषित भोजन, जल व मिट्टी द्वारा है ना। ये रोग जो फैलता है जनरली दूषित भोजन, जल व मिट्टी के द्वारा। जो खुले में शौच की प्रवृत्ति है भारत के अंदर, उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं पोलियो ही नहीं, पोलियो जैसी कई ऐसी डिजीज है ना, उन सबको रोकने के लिए, उन सबका उन्मूलन करने के लिए, है ना। तो खुले में शौच की प्रवृत्ति जो है उसको रोकने के लिए, उसको मतलब पूर्णतः बंद करने के लिए जो भारत सरकार कई सालों से जो प्रयास कर रही है कि खुले की शौच की प्रवृत्ति को बंद कर देना चाहिए, हो जानी चाहिए। तो इन सब के पीछे कहीं ना कहीं इन डिजीजों को, इन रोगों को फैलने से रोकना है। ठीक है, अच्छा संचरण समझ में आ रहा है। तो अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि
इस रोग के अंदर, इस पोलियो के अंदर ये WHO ने कोई स्पेशल काम किया है क्या? तो बिल्कुल किया है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, नाम सुना है हमने WHO का, है ना। 7 अप्रैल जो 1949 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी और स्विट्जरलैंड जेनेवा में इसका मुख्यालय है WHO का। तो ये वैश्विक स्तर पर क्या करती है? रोगों के नियंत्रण के लिए, रोगों की रोकथाम के लिए, उनके उपचार के लिए, महामारी को रोकने के लिए मतलब प्रयासरत रहती है WHO। ठीक है, तो WHO ने क्या किया? WHO ने मतलब 1988 में WHO ने 1988 में PPP प्लस पोलियो प्रोग्राम को लागू किया। प्लस पोलियो प्रोग्राम को क्या किया? लागू किया। किसने किया? WHO ने। ठीक है लेकिन इसका टारगेट क्या था? इसका टारगेट था कि 2000 जो है, सन 2000 तक आते आते इस पोलियो को क्या कर दिया जाएगा? भारत से मतलब पोलियो मुक्त कर दिया जाएगा, भारत को पोलियो मुक्त कर दिया जाएगा, ये टारगेट था 2000 तक आते आते। लेकिन भारत में इस डिजीज की जागरूकता को आते आते भी मतलब 7 से 8 साल का समय लग गया। और सच बात यह है कि भारत में 1995 दिल्ली में 1995 दिल्ली में फिर तथा 1996 में पूरे इंडिया में, पूरे भारत में PPP मतलब प्लस पोलियो प्रोग्राम लागू हो पाया। समझ गए? अच्छा, इसको उन्मूलित कब किया गया? उन्मूलित कब कर दिया गया? भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया? यह सवाल पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। 27 मार्च 2014 को 14 में कर सकते हैं, भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित किया। किसने किया? WHO ने। 27 मार्च 2014 को 14 के अंदर भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। लेकिन एक चीज और जान लेनी है, जो बड़े लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें एक बार पूछा गया सवाल था कि इस WHO को इस प्लस पोलियो प्रोग्राम की प्रेरणा कहां से मिली? किस देश से प्रेरणा मिली? तो WHO को जिसने प्रेरणा दी थी, WHO को PPP मतलब प्लस पोलियो प्रोग्राम की प्रेरणा देने वाला देश कौन सा था? तो आपको पता होना चाहिए, क्यूबा। शायद नाम पहली बार सुना होगा, लेकिन है, ये कंट्री है क्यूबा। तो क्यूबा से इस WHO को प्लस पोलियो प्रोग्राम, है ना, प्लस पोलियो प्रोग्राम की प्रेरणा मिली थी। क्यूबा से ही क्यों मिली? क्योंकि क्यूबा एकमात्र अकेला ऐसा देश था जिसने 1987 के अंदर अपने आप को क्या कर लिया? पोलियो मुक्त घोषित कर लिया। तो WHO ने सोचा, जब एक देश अपने आप को पोलियो मुक्त घोषित कर सकता है अपने स्तर पर, तो क्यों ना मैं ऐसी कोशिश करूं कि पूरे विश्व स्तर पर इस पोलियो जैसी जानलेवा डिजीज, है ना, घातक डिजीज को मैं क्यों ना इस डिजीज को मतलब उन्मूलित कर पाऊं या कर सकूं। तो वहीं से प्रेरणा मिली है WHO को। किस देश से मिली है? क्यूबा से। क्यों? क्यूबा ने 1987 में अपने आप को क्या कर लिया? पोलियो मुक्त कर लिया। लेकिन WHO ने देखो 1988 में क्या किया था? PPP को लागू किया था, मतलब प्लस प्रोग्राम, जो पोलियो प्रोग्राम है उसको लागू किया, और 2000 तक क्या सोचा कि इसको मैं क्या कर दूंगा? मुक्त कर दूंगा, मतलब पोलियो मुक्त बना दूंगा पूरे विश्व को। समझ रहे हो?
तो लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। 1905 में तो दिल्ली में लागू हुआ पल्स पोलियो प्रोग्राम, और 1996 में पूरे भारत में लागू हुआ। और कब इंडिया पोलियो मुक्त घोषित हो गया था फाइनली? तो हम कह सकते हैं 27 मार्च 2014 को। अब ये सवाल भी दिमाग में आता है कि उन्मूलन क्या होता है? उन्मूलित किस रोग को, किसी रोग को हम उन्मूलित कब कहेंगे? ऐसा कब कहेंगे कि वो रोग हमारे देश से चला गया है? तो कोई भी डिजीज हो उसको उन्मूलित कह दिया जाने के बाद 3 साल के भीतर उसका एक भी केस सामने नहीं आना चाहिए। उस डिजीज का एक भी केस सामने नहीं आना चाहिए। 3 ईयर के अराउंड अंदर अगर बात की जाए तो केस सामने नहीं आना चाहिए, तभी उसको उन्मूलित कहेंगे, वरना वो रोग उन्मूलित नहीं कहलाएगा। ऐसा ही एक और रोग है, हम पता करेंगे थोड़ी देर बाद में, चेचक, ठीक है, जिसको भारत से उन्मूलित कर दिया गया। एडवर्ड जेनर ने टीका बनाया था। तो यहां पर टीके की बात भी करेंगे अपन, लेकिन उससे पहले आप ये जान लो कि पोलियो दिवस कब मनाया जाता है। ये पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? पोलियो दिवस, जैसे टीबी दिवस मनाया जाता है ना 24 मार्च को, वैसे ही पोलियो दिवस, जैसे एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को, वैसे ही पोलियो दिवस भी याद रखिएगा, याद रखिएगा 24 अक्टूबर को जो है पोलियो दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये जनरल बातें हैं। अब थोड़ी हमें बात कर लेनी पड़ेगी इसके वैक्सीन पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वैक्सीन को लेकर के। ठीक है, तो इसको थोड़ा रफ करते हैं और वैक्सीन पर बात करते हैं। देखो, वैक्सीन की अगर बात की जाए ना, टीके की, तो 2 साइंटिस्ट आएंगे यहाँ पर, 2 साइंटिस्ट आएंगे जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। एक अपन बात करते हैं जोनास साल्क। इसने क्या किया, एक वैक्सीन बनाई जिसका नाम था आईपीवी, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन बनाने वाला था जोनास साल्क। कब? तो आप ये बता सकते हो 1952 के अंदर। 1952 में जोनास साल्क नाम का साइंटिस्ट आईपीवी बना चुका था। मतलब आप ये कह सकते हैं इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन बना चुका था। और 1955 के अंदर एक और साइंटिस्ट आया था जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था अल्बर्ट साबिन करके याद रखें तो भी चलेगा, इसको साल्क याद रखें तो भी काफी है। साल्क और साबिन ने क्या बनाया था? ओपीवी, मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन, मतलब मुख से दी जाने वाली जो दवा है, जो 2 बूंद जिंदगी की हमने पी है, सभी ने पी है ना। जब 1 से 5 वर्ष की जब हमारी आयु थी, तब घर घर पैरामेडिकल स्टाफ घर जाया करता था, और वहां पर मतलब हर एक बच्चे को, अगर 1 से 5 वर्ष की आयु का कोई भी बच्चा होता तो उसको 2 बूंद पोलियो की दवा जो है टीका वैक्सीन के रूप में ओपीवी जरूर पिलाई जाती थी, और आज भी पिलाई जाती है। लेकिन अब वर्तमान समय में आईपीवी को ज्यादा यूज लिया जाता है। ओपीवी की जगह आईपीवी ज्यादा कारगर है और ज्यादा सुविधाजनक है, तो आईपीवी को ज्यादा यूज लिया जा रहा है ओपीवी की जगह। मिशन इंद्रधनुष, जिसके अंदर 7 प्रकार के अलग अलग वैक्सीन जो हैं शिशु के जन्म लेने के बाद शामिल किए जाते हैं, उनमें इस आईपीवी मतलब पोलियो की वैक्सीन को भी शामिल किया गया है। तो ओपीवी और आईपी वाला मैटर, साल्क ने जो वैक्सीन बनाई, इस आईपीवी को साल्क वैक्सीन भी कहते हैं, साल्क का टीका भी कहते हैं। ठीक है, और साबिन ने जो बनाई उसको साबिन टीका या साबिन वैक्सीन कह दिया जाता है। ओरल पोलियो वैक्सीन और इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ठीक है, तो ये 2 प्रकार की वैक्सीन है पोलियो के लिए। ठीक है, तो लगभग बातें समझ में आ रही है, क्लियर है। तो ये था पोलियो। थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और नंबर 3 पे हम लेके आते हैं। नंबर 3 पे अपन बात कर लेते हैं डेंगू की। डेंगू, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो पैथोजन है,
इसको एक नाम दिया जाता है हड्डी तोड़ बुखार। नाम खुद कह रहा है कि हड्डियां टूटेगी, टूटेगी मतलब वैसे टूट के बाहर नहीं आने वाली है, लेकिन पेन ऐसा होगा, दर्द ऐसा होगा जॉइंट्स में, घुटनों में, है ना। तो हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। पैथोजन कौन है? पैथोजन कौन है? तो पैथोजन जो है वो है डेंगू का अर्बो वायरस, अर्बो वायरस, ठीक है। संचरण जो है, वाहक जो है, बहुत इंपॉर्टेंट, कई दफा पूछा गया है वाहक के बारे में। तो वाहक आप याद रखिएगा डेंगू का मादा एडिस इजिप्टाई, इजिप्टाई, है ना, ये वाहक है। मादा एडिस इजिप्टाई जो है वो वाहक का काम करेगी। फीमेल जो मॉस्क्यूटो है, आप यहाँ पर डिजीज जब हम पढ़ेंगे तब हम 3 ऐसी फीमेल मॉस्क्यूटो को देखेंगे, मच्छरों को देखेंगे जो वाहक का काम करेंगे। एक तो मादा एनाफ्लीज का नाम सुना होगा, जो मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, मतलब मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम जो है पैथोजन उसके कैरी करने का काम करती है, वाहक का काम करती है कौन? मादा एनाफ्लीज। यहाँ पर मादा एडिस इजिप्टाई, यही मादा एडिस इजिप्टाई आप देखोगे चिकनगुनिया में भी यही वाहक है। नंबर 3 पे आप देखोगे क्यूलेक्स मच्छर, एक मच्छर का नाम सुनोगे आप, ये भी मादा मच्छर है, क्यूलेक्स मच्छर, है ना। ये हाथी पांव रोग के अंदर जो एलिफेंटिएसिस है, उस एलिफेंटिएसिस रोग के अंदर, है ना, तो उस रोगाणु के वाहक का काम जो है ये क्यूलेक्स मादा मच्छर करती है। तो ये मच्छर है, आपको पता होना चाहिए, फीमेल जो है मॉस्किटो वही रेस्पॉन्सिबल होगी, वाहक का काम करेगी, मतलब स्वस्थ व्यक्ति तक इस अर्बो वायरस को लेके जाएगी, ठीक है। वाहक समझ में आ रहा है, तो लक्षण भी समझ में आ जाना चाहिए। लक्षण बड़े सिंपल हैं, देखो बुखार तो तेज बुखार तो रहना ही है, तेज बुखार तो रहना ही है। अच्छा, बुखार आएगा तो डेफिनेटली भूख नहीं लगती, भूख न लगना, है ना, भूख नहीं लगेगी। फीवर के अंदर जो है बॉडी का टेम्परेचर जब ज्यादा होता है तो अंदर के एंजाइम जो होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं, है ना, तो वो काम नहीं कर पाते, तो भूख वगैरह नहीं लगती, ठीक है। अच्छा, जब भूख नहीं लगेगी तो कमजोरी आएगी। देखो कनेक्शन कैसे जुड़ा हुआ है, सिम्टम्स जो बना रहे हैं हम, हड्डी तोड़ बुखार कह रहा है। तो एक चीज और मैं यहाँ ऐड कर सकता हूं कि मांसपेशियों में जकड़न, मांसपेशियों में जकड़न प्लस दर्द, प्लस यहां पर एक चीज और लिख सकते हैं, जो जॉइंट्स हैं अपने, जो हमारे जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स मींस क्या हो गया, हमारी जो संधियां हैं, जैसे घुटने की संधि है ना, पांव हाथों की जो जॉइंट्स हैं, इन जॉइंट्स में, संधियों में असहनीय दर्द, ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये लक्षण है, मेजर सिम्टम है। अब एक चीज और याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम में पूछी गई है, किस रोग के अंदर प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है? तो आप कहोगे डेंगू के अंदर। तो यहां मैं स्टार बना दूं, ठीक है, और यहां एक लाइन लिख लेता हूं, इस रोग में प्लेटलेट्स क्या है? प्लेटलेट सबको पता है ना, पट्टिकाणु, ये ब्लड की क्लोटिंग का काम करते हैं, रक्त का थक्का बनाने में बहुत बड़ी हेल्प होती है प्लेटलेट्स की। तो इस रोग में प्लेटलेट्स की संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसको क्या कहा जाता है? प्लेटलेट्स की संख्या का कम होना क्या कहलाता है? तो आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, इरिथ्रोसाइटोपिनिया करके टर्म दिया जाता है। इरिथ्रोसाइटोपिनिया, जहां पे भी पीनिया वर्ड आ गया मतलब काउंटिंग क्या हो रही है? कम हो रही है, ठीक है। तो प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाएगी, वाहक पैथोजन वगैरह सब समझ में आ रहा है ना। और प्रभावित अंग जो होगा वो हमारी जो है जॉइंट्स वगैरह है, उन पर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो ये बातें आपको डेंगू के बारे में पता रखनी है।
नंबर 4 पे अगर मैं बात करूं, देखो नंबर 4 पे अपन बात करते हैं, ठीक है। नंबर 4 पे हम ले लेते हैं किसको, रेबीज को। नंबर 4 पे हम ले लेते हैं रेबीज। रेबीज किसको कहा जाता है, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया इसी को कहा जाता है जल भीति, ठीक है। हाइड्रोफोबिया, रेबीज, जल भीति। हाइड्रो मतलब पानी, फोबिया मतलब डर। इस रोग में रोगी व्यक्ति को पानी से डर लगेगा, है ना। किस रोग में व्यक्ति को पानी से डर लगने लग जाता है, तो रेबीज, है ना, एकमात्र डिजीज है जिसमें पानी से डर लगता है। पैथोजन कौन है भाई, रेबडो, रेबडो वायरस, याद रखिएगा, रेबडो वायरस करके टर्म दिया जाता है, ठीक है। वाहक कौन है, तो जितने भी ये मैमल्स हैं, स्तनी, वाहक नहीं लिख सकते यहां पर, अपन संचरण कैसे होता है वो बात लिख लेते हैं, संचरण कैसे होता है। तो जो कुत्ते हैं, कुत्ता है, प्लस बिल्ली है ना, प्लस बंदर है, बंदर आदि की लार में जो इनकी सलाइवा होती है, इनकी जो लार होती है, लार में उपस्थित, मतलब ये जो वायरस है रेबडो वायरस, ये कुत्ता, बिल्ली, बंदर, अब देखो तीनों ही मैमल्स ही है। अगर मैं स्तनी लिखूं तो भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, है ना। स्तनियों की, मैमल्स की लार में ये जो है रेबडो वायरस पाया जाएगा। और अगर ये इन्फेक्टेड हैं, अगर इनकी लार में, इनकी बॉडी में अगर रेबडो वायरस चल रहा है और इन्होंने अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटा, तो डेफिनेटली उसके अंदर इस वायरस के जो अणु हैं वो बॉडी के अंदर चले जाएंगे, ठीक है, और व्यक्ति को क्या बना देंगे, रोगी बना देंगे। अब लक्षण क्या है, लक्षण क्या है, तो आप देखिएगा व्यक्ति जो है तेज बुखार वगैरह, तेज बुखार, प्लस आप ये भी कह सकते हो लकवा हो जाना, ठीक है, प्लस पानी से डर लगना, पानी से डर लगना, ठीक है, ब्रेन हिल, ठीक है, प्लस आप ये भी लिख सकते हो कि मुंह से लार टपकना, मुंह से लार टपकना, प्लस आप ये भी लिख सकते हो कि व्यक्ति जो है पागलपन, है ना, पागलों जैसी हरकतें करने लग जाता है, मेंटली इल हो जाता है, पागलपन जैसे लक्षण भी नजर आते हैं। मतलब उसका चिड़चिड़ापन, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन, है ना, हर किसी को काटने के लिए दौड़ेगा, ठीक है, चिड़चिड़ापन। ये तो ये सिम्टम है, ये लक्षण है रेबीज के, हाइड्रोफोबिया के, रेबीज। इसका जो टीका बनाया था ना, लुई पाश्चर ने बनाया था, लुई पाश्चर 1885 के अंदर, लुई पाश्चर, है ना, लुई पाश्चर ने रेबीज का एंटी रेबीज जो है, रेबीज का क्या बनाया था, टीका बनाया। एंटी जो है रेबीज है, जो टीका बनाया था, किसने बनाया था, तो लुई पाश्चर ने बनाया था, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या, कि ये जो टीका बनाया गया था ये उदर में लगा करता था, पेट में लगा करता था, और 13 इंजेक्शन लगा करते थे। तो जितना रेबीज से डर नहीं लगता था, जितना इस हाइड्रोफोबिया से डर नहीं लगता था, उतना डर लोगों को उस टाइम में लगता था उन 13 इंजेक्शन से। 13 इंजेक्शन वो भी नाभि में लगते थे, पेट में लगते थे। लेकिन अब इस टीके में कुछ संशोधन किया गया है, कुछ नवाचार किया गया है, कुछ चीजें ऐसी ऐड की गई है कि अब 13 इंजेक्शन नहीं लगाए जाते, अब 3 या 5, ठीक है। तो वो कैसे दिए जाते हैं, तो वो भी देखो, जिस दिन अगर किसी डॉग ने काटा है और हमें संदेह हुआ तो हम डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाएंगे, और जिस दिन हम डॉक्टर के पास गए वो हमारा क्या होगा, 0 डे होगा।
तो 5 टीके भी कैसे लगते हैं ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। 0 डे है ना, फिर अपना वैक्सीन लगेगा 3 डे पर, फिर लगेगा 7 डे पर, फिर लगेगा 14 डे पर, और फिर लगेगा 28 डे पर। मतलब कुछ इस तरीके से फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, और ये 5 वैक्सीन 5 टीके लगते हैं 0 डे पर, 3rd डे, 7 डे, 14 डे और 28 डे। मतलब 1 मंथ का कुछ इस तरीके से गैपिंग होती है। देखो यहाँ कितने दिन का गैप आ गया है, 2 दिन का, फिर यहाँ पर 5 डे का, फिर यहाँ पर 7 डे का, फिर यहाँ पर लगभग 2 वीक का गैप आ गया है। तो कुछ इसी प्रकार की गैपिंग से, कुछ इस प्रकार के स्पेस से व्यक्ति को क्या लगते हैं, टीके लगते हैं। वैक्सीन लगाई जाती है रेबीज से बचने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार की बातें हैं रेबीज को लेकर के, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और नंबर 5 पे हम लेके आ जाते हैं किसको, नंबर 5 पे अगर बात की जाए तो हम ले लेते हैं चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स इसी को कहा जाता है छोटी माता। छोटी माता, ठीक है, छोटी माता। इसका जो पैथोजन है, पैथोजन वो कौन है, मतलब रोगकारक। रोगकारक अगर पता किया जाए तो वेरिसेला जोस्टर, वेरिसेला जोस्टर करके टर्म याद रखिएगा, वेरिसेला जोस्टर, ठीक है। रोगकारक या पैथोजन की अगर बात की जाए तो, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके लक्षण क्या है, इसका संचरण कैसे होता है, ये पता करते हैं। संचरण कैसे होता है, तो देखो संचरण इसका स्पर्श से हो सकता है ना। कॉन्जाइटियल डिजीज है तो डेफिनेटली स्पर्श से या हवा से, है ना, हवा से, जल वगैरह से, मतलब इससे भी कांटेक्ट में आने से, अगर व्यक्ति, रोगी व्यक्ति के कांटेक्ट में आ गया, या जल, यहाँ अपन स्पेशली लिख सकते हैं संपर्क से, यहाँ हम स्पेशली क्या लिख सकते हैं, संपर्क से। अगर कांटेक्ट में आया है तो डेफिनेटली उसे वो रोग हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसका जो वाहक समझ में आ ही रहा है, संचरण कैसे होता है, तो अब ये लक्षण भी समझ जाओ। लक्षण क्या है, लक्षण क्या होगा, तेज बुखार, हाई फीवर होगा। सबसे पहला सिम्टम जो होगा वो तेज बुखार वाला होगा। प्लस यहाँ पर हम लिख सकते हैं शरीर पर, शरीर पर पीलिका, मतलब दाने दाने उभर जाएंगे, है ना। दानों का, रेसेस जो होते हैं, लाल दानों का, लाल दानों का उभर जाना, है ना। और प्लस हम यहाँ लिख सकते हैं शरीर दर्द, शरीर में दर्द भी होगा, शरीर में पीलिका, लाल दानों का उभर जाना। एक चीज आप देख लीजिएगा, चिकन पॉक्स के अंदर और चेचक के अंदर, दोनों के अंदर लगभग सिम्टम्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लगभग 90% जो है सिम्टम्स क्या होंगे, एक जैसे होंगे। किसके अंदर, एक तो चिकन पॉक्स मतलब छोटी माता के अंदर, और एक अपना कौन सा, चेचक जो होगा उस चेचक के अंदर। चेचक के अंदर तो पूरी बॉडी में एक साथ में, मतलब पूरे शरीर में फफोले फफोले बन जाएंगे। यहाँ पर हम लिख सकते हैं फफोलों, फफोलों का बन जाना, पूरी बॉडी में फफोले बन जाएंगे। फफोले बन जाने का मतलब क्या होगा, दानेदार फफोले बन जाएंगे, उनमें पानी भर जाएगा और एक समय बाद वो फट भी जाएंगे, फूट जाएंगे, ठीक है। ठीक भी हो जाते हैं ऑब्वियसली, है ना। तो एंटीवायरल जो मेडिसिन आती हैं, जो ड्रग्स आती हैं, जो थेरेपी है, उसका यूज करके इस रोग का निदान किया जा सकता है, नियंत्रण किया जा सकता है, ठीक है। तो ये छोटे से सिम्टम्स हैं, कोई बड़ी बात नहीं। चिकन पॉक्स, छोटी माता, आपको बस कंफ्यूज नहीं होना है छोटी माता में और बड़ी माता में। देखो नंबर 6 पे मैं जब बात करूंगा ना, नंबर 6 पे इधर बात कर लेते हैं। चिकन पॉक्स है ये, अब मैं बता रहा हूं आपको चेचक। चेचक इसी को कहा जाता है स्मॉल पॉक्स,
स्मॉल पॉक्स भी इसी को कहा जाता है, चेचक को, ठीक है। इसी का नाम है बड़ी माता, इसी का नाम है बड़ी माता। बड़ी माता छोटी माता में अक्सर बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और अगर पैथोजन की मैं बात करूं, अगर पैथोजन की मैं बात करूं, पैथोजन की बात करूं, तो पैथोजन यहां पर कौन होगा, आप देखोगे यहां पर वेरिसेला है तो यहां वेरियोला वायरस, देखो कितना सिंपल नाम है, यहां वेरिसेला जोस्टर कर दिया और यहां कर दिया हमने क्या, वेरियोला वायरस, ठीक है। संचरण कैसे होगा, सेम संचरण है दोनों का, है ना, बहुत ज्यादा मतलब संपर्क से, स्पर्श से, एक दूसरे को छूने से, है ना। रोगी व्यक्ति के पास अगर अपन कांटेक्ट में गए हैं, उसके वह कपड़े भी अगर काम में ले लिए हैं हमने, ठीक है, तो हमें ये रोग हो सकता है, चेचक और चिकन पॉक्स दोनों, ठीक है। अच्छा, लक्षण क्या है, यहां पर भी तेज बुखार होगा, आंखें रेड हो जाएगी, आंखें लाल हो जाएगी, ठीक है। शरीर में पीलिका की जगह यहां पर लिखूंगा मैं, पूरे शरीर के अंदर दाने उभर जाएंगे, रेड जो है रेसेस बन जाएंगे, प्लस वहां पर फफूले बन जाएंगे, उनमें पानी भर जाएगा। ये सारी बातें इसमें चेचक में भी लिखी जाती है। लेकिन एक चीज हमें पता होनी चाहिए, वो स्पेशल चीज क्या है कि चेचक रोग का जो है, चेचक रोग का उन्मूलन हो चुका है। इसका टीका बनाया था चेचक का एडवर्ड जेनर ने, एडवर्ड जेनर नाम के साइंटिस्ट ने, एडवर्ड जेनर ने, है ना, याद रखिएगा, एडवर्ड जेनर ने इसका टीका, एडवर्ड जेनर को वैक्सीनेशन का फादर भी कहा जाता है वैसे, ठीक है। टीकाकरण का जो फादर है वो एडवर्ड जेनर ही है, और इसी जेनर ने चेचक का क्या बना दिया था, टीका बना दिया था। और चेचक भारत से ही नहीं अपितु पूरे विश्व से क्या हो चुका है, उन्मूलित हो चुका है। चेचक, बड़ी माता, स्मॉल पॉक्स उन्मूलित हो चुका है, ठीक है। छोटी माता के केस में एक और बात ऐसी कही जाती है और सच भी है कि एक बार हो जाने के बाद में व्यक्ति को जीवन में दोबारा नहीं होती, क्योंकि इसकी जो एंटीबॉडी है, जो मेमोरी है, वो हमेशा हमेशा के लिए अपने आप ही बॉडी क्या बना लेती है, वैक्सीन बना लेती है, दोबारा नहीं होगा कभी। छोटी माता चिकन पॉक्स का सबसे बड़ा एक बेनिफिट ये भी है, एक बार हो गया दोबारा कभी नहीं होगा। अगर आप रोगी व्यक्ति के संपर्क में भी जाते हो तो भी आपको दोबारा कभी नहीं होगा। हाँ, अगर आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वीक है तो वो बात अलग है, वरना दोबारा नहीं होगा। तो 5 नंबर डिजीज समझ में आ रही है, 6 नंबर डिजीज चेचक भी समझ में आ रही है, ठीक है। तो 7वें नंबर पे हम बात कर लेते हैं, नंबर 7 पर हम बात कर लेते हैं चिकनगुनिया। चिकनगुनिया, ये चिकनगुनिया, इसका जो वायरस है, जो पैथोजन है, वो जनरली चिकनगुनिया वायरस भी कह सकते हैं, और वैसे अपने इसको अल्फा वायरस भी कह सकते हैं। अल्फा वायरस करके टर्म दिया जाता है, अल्फा वायरस चिकनगुनिया के अंदर। और सबसे बड़ी बात क्या, इसका जो वाहक है, वाहक कौन है, तो मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, मादा एडिस इजिप्टाई, मादा एडिस इजिप्टाई, आप याद रखिएगा, वाहक को याद रखिएगा चिकनगुनिया के अंदर। लक्षण क्या है, लक्षण क्या है, वही जो डेंगू में लगभग सिम्टम्स थे, सर दर्द वगैरह है, प्लस बुखार है ना, प्लस यहाँ पर बेचैनी है ना, प्लस बेचैनी है, वमन है, प्लस हम यहाँ पर यह भी लिख सकते हैं कि चिकनगुनिया के अंदर सर दर्द हो गया, शरीर में ऐंठन वगैरह, ये जनरल सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं चिकनगुनिया के अंदर। अल्फा वायरस याद रखिएगा आप तो, ठीक है। और मादा एडिस इजिप्टाई, है ना, 2 रोगों का वाहक का काम करेगी ये, एक तो डेंगू के लिए और दूसरा चिकनगुनिया के लिए, है ना। तो ये हो गया अपना चिकनगुनिया, इतना ही क्लियर रखना है हमें। 7 डिजीज हमने क्लियर कर ली। नंबर 8 पे अगर बात की जाए, नंबर 8 पे बात की जाए तो हम ले लेते हैं, हाँ, स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू,
स्वाइन फ्लू, नाम सुना होगा, स्वाइन फ्लू। पैथोजन पता रखो, कई बार पूछा गया है पैथोजन, रोगाणु कौन है। तो देखो स्वाइन फ्लू आप ऐसे याद रख सकते हो, हिटलिस्ट नंबर 1 अभी की डिजीज जो है वो तो है कोरोना, लेकिन कोरोना से पहले जो हिटलिस्ट नंबर 1 थी, हिटलिस्ट है ना, हिटलिस्ट नंबर 1, अभी वर्तमान समय के अंदर हिटलिस्ट नंबर 1 में किसका नाम आता है, कोरोना का नाम आता है। लेकिन इससे पहले जो हिटलिस्ट पे थी, नंबर 1 पे जो थी, वो कौन थी, स्वाइन फ्लू। तो H1 हिटलिस्ट नंबर 1, याद रखो H1N1, वायरस का नाम याद रखो H1N1, बहुत इंपॉर्टेंट है H1N1 करके। स्वाइन वर्ड कहां से आया है, तो ये पिग से आया है, सुअर से आया है। मतलब इसके जो रोगाणु हैं, ये जो वायरस हैं, ये कई सालों तक, कई महीनों तक निष्क्रिय अवस्था में सुअरों के अंदर रहते हैं और वहां से एक समय बाद निकल करके मानव के अंदर भी एंटर होते हैं। मतलब ये कहां से आया है, ये डिजीज कहां से आया, तो जंतुओं से मानव में आया है। तो यहां मैं लिख लेता हूं, ऐसी डिजीज जो जंतुओं से, अदर एनिमल से किस में आती है, मानव में आती है, ऐसी डिजीज को हम कहते हैं जूनोटिक, जूनोटिक रोग। ऐसे रोग जो जंतुओं से मानव में आए हैं उनको अपन कहते हैं जूनोटिक रोग। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है जूनोसिस करके टर्म दिया जाता है, जूनोसिस करके टर्म दिया जाता है, ऐसे रोग को कहा जाता है जूनोटिक। अच्छा, ये फ्लू का मतलब क्या होता है, फ्लू का मतलब होता है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड का मतलब क्या हो गया, सामान्य जो सर्दी जुकाम है, सामान्य सर्दी जो जुकाम होता है वही लक्षण है इसके, सर्दी जुकाम, नाक बहना, छींके आना, सर दर्द होना, है ना, हल्का बुखार होना, ये कॉमन कैरेक्टर है स्वाइन फ्लू के। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या, कि हमारे इंडिया में जुकाम को रोग माना ही नहीं जाता, जुकाम कोई डिजीज ही नहीं है, हम ये मानते हैं अपने आप ठीक हो जाएगा। और जब तक हमें ये पता चलता है कि हम कॉमन कोल्ड से डिफेक्ट नहीं है, हम कॉमन कोल्ड से डिफेक्ट नहीं है, हमें स्वाइन फ्लू हो गया, जब तक ये बात हमें पता लगती है तब तक गंभीर अवस्था आ जाती है और फिर व्यक्ति को फाइनली क्या करना पड़ता है, मरना पड़ता है। इसलिए कॉमन कोल्ड को भी, अभी हम 1-2 डिजीज और पढ़ेंगे, वहां पर भी कॉमन कोल्ड वाले सिम्टम आते हैं, सामान्य सर्दी और जुकाम वाले लक्षण आते हैं, लेकिन हम उनको क्या करते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं, कोई मतलब नहीं होता, कुछ 1-2 टेबलेट्स लेकर के हम क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं कॉमन कोल्ड के अंदर। ये हमारी थॉट होती है ऐसी कि ये कोई डिजीज नहीं है। लेकिन अगर स्वाइन फ्लू हुआ तो फ्लू के अंदर, उस फ्लू के अंदर इवन हमारी डेथ भी हो सकती है, हमारी मौत भी हो सकती है, ठीक है। तो स्वाइन फ्लू को आप ऐसा ना माने कि इसके अंदर ओनली फॉर कॉमन कोल्ड वगैरह ही है, ये कॉमन कोल्ड भयानक है ना, ये सीवियर है, ठीक है। तो अगली बात क्या जाननी है, इसके लिए जो दवा है, जो वैक्सीन है वो क्या है, तो आप ये जरूर याद रखें, टेमीफ्लू, टेमीफ्लू बहुत इंपॉर्टेंट, टेमीफ्लू। पर एक चीज और याद रखना, बर्ड फ्लू में भी टेमीफ्लू काम आएगी। इसके बाद वाली डिजीज हम पढ़ने वाले हैं कौन सी, बर्ड फ्लू। तो बर्ड फ्लू में भी आपको ये चीज याद रखनी है कि वहां पर भी एक दवा काम आएगी और वो कौन सी है, टेमीफ्लू। तो मैं यहां लिख लेता हूं नंबर 9 पे बर्ड फ्लू, बर्ड फ्लू कह दूं या मैं इसको एवियन फ्लू भी कह सकता हूं। एवियन मतलब फ्लेमिंगो से आया है, मतलब जितने भी एवीज हैं, जितने भी पक्षी हैं, जरूरी नहीं है कि मुर्गियों से ही ये डिजीज होती है, बर्ड फ्लू किसी भी पक्षी से मानव तक आती है। और वो तो मैंने बता ही दिया है कि अदर जंतुओं से अगर ह्यूमन तक कोई डिजीज आई है तो उसको जूनोटिक रोग कहते हैं, है ना, और इस प्रोसेस को जूनोसिस कहते हैं। तो देखो बर्ड फ्लू में आप पैथोजन कैसे याद रखोगे, पैथोजन कैसे याद रखोगे, तो पैथोजन को याद रखने के लिए आप देखो एक बहुत बड़ा पोल्ट्री एरिया है, पोल्ट्री एरिया मतलब जहां मुर्गी पालन किया जाता है,
तो वहां पर जो 51वीं नंबर वाली मुर्गी है, 51 नंबर की मुर्गी है, उसको क्या हो गया है, बर्ड फ्लू हो गया। तो 51वीं नंबर वाली क्या मुर्गी को क्या हो गया है, बर्ड फ्लू हो गया। तो 51 से हमें याद रख लेना है H5 और N1, बहुत इंपॉर्टेंट, H5 और N1, ठीक है। H5 और N1 मतलब ये वायरस का नाम हो गया, ये तो हो गया अपना क्या, रोगाणु। ये जो रोगाणु है वो है H5N1। अभी बताया जाएगा H क्या है और N क्या है, ठीक है। लेकिन उससे पहले एवियन का मतलब और बर्ड का मतलब तो समझ में आ ही रहा है, और फ्लू का मतलब मैंने बता ही दिया आपको, इन्फ्लुएंजा। फ्लू का मतलब आप ये लिख सकते हो इन्फ्लुएंजा में क्या होता है, सामान्य सर्दी जुकाम में तो होता है, सामान्य सर्दी जुकाम है, तेज बुखार आएगा, पूरे बदन में, शरीर में दर्द होगा, है ना, भूख नहीं लगेगी, छींके आएगी, है ना, नाक बहती रहेगी। तो ये कॉमन कैरेक्टर है इसमें भी, एवियन फ्लू में भी। लेकिन ये घातक है, लीथल है, जानलेवा है। ये कोई सामान्य जुकाम नहीं है, ये जुकाम जानलेवा जुकाम है जिसको हम कुछ भी नहीं समझते, ठीक है। तो अब H5 और N1 का मैटर क्या है, एक चीज समझिएगा। H का मतलब जो है वो है हीम एग्लूटिनिन, ये तो हो गया H, ठीक है। और N का मतलब हो जाता है, प्लस N का मतलब मैं यहां लिख देता हूं न्यूरामिनिडेज, जिसको मैं N करके कर सकता हूं, N लिख सकता हूं, हीम ग्लूटोनिन और न्यूरामिनिडेज, हीम एग्लूटिनिन और न्यूरामिनिडेज। एक चीज आप स्पेशली ध्यान रखें, ये दोनों क्या है, मैंने बताया था आपको वायरस के पास क्या है, दो ही चीजें हैं, एक तो प्रोटीन का कोट है और दूसरा उसका जेनेटिक मटेरियल है। तो यहां पर हीम एग्लूटिनिन और न्यूरामिनिडेज दोनों ही क्या है, प्रोटीन की लेयरिंग है, ठीक है, एक केमिकल है, रासायनिक पदार्थ है जो इस वायरस का प्रोटीन कोट बनाएंगे। तो एक चीज और याद रखना कि हीम एग्लूटिनिन के जो हैं कितने प्रकार हो सकते हैं, मैक्सिमम टाइप्स कितने हो सकते हैं, है ना। तो आप याद रखिएगा 15 टाइप्स हो सकते हैं मैक्सिमम। और न्यूरामिनिडेज के जो मैक्सिमम टाइप्स हो सकते हैं, प्रकार जो हो सकते हैं, वो कितने हो सकते हैं, तो लास्ट 2। अगर कहीं पे आपको ऐसा मिले निम्न में से कौन सा फ्लू वायरस है, ठीक है, या आपको पूछा जाए निम्न में से कौन सा, आपको ये पूछ लिया जाए कि स्वाइन फ्लू से रिलेटेड वायरस है, तो वहां पर आपको देखो हो सकता है कि H1N1 तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके अलावा H1N2 मिला, या H14N1 मिला, या H15N3 मिला, है ना। तो ये तो बिल्कुल गलत ही हो गया, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं कि H15 तो हो सकता है लेकिन N3 कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि न्यूरामिनिडेज के कितने प्रकार मैक्सिमम है, 2, तो 3 का तो ऑप्शन ही रॉन्ग हो गया, ठीक है। H14N1 ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमें तो पता है स्वाइन फ्लू का कौन सा है, H1N1 है, ठीक है। H1N5 दिया हुआ हो, सॉरी H5N1 हो, तो हमें पता है ये किसका है, बर्ड फ्लू के लिए है, ठीक है। H1N2 हो सकता है किसी भी अदर डिजीज के लिए, H14N1 हो सकता है, लेकिन H14N4 नहीं हो सकता, N5 नहीं हो सकता। ये आपको कवर थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। अच्छा, टेमी फ्लू समझ में आ रहा है, टेमी फ्लू क्या है, ये दवा है, ये वैक्सीन है जो आई फ्लू में भी हेल्पफुल है और स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू दोनों में यूजफुल होगी ये टेमी फ्लू। और बर्ड फ्लू के बारे में एक चीज और आप याद रख सकते हो कि यहाँ पर स्वाइन फ्लू जो है उसका जो जांच, स्वाइन फ्लू की जो जांच होती है जिस जगह पर, वो है पुणे के अंदर, ठीक है। और अगर बात की जाए बर्ड फ्लू के बारे में, तो ये सारी बातें हमें जनरली पता होनी चाहिए और ज़्यादा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और नंबर 10 पर लेके चलते हैं, नंबर 10 पर लेके चलते हैं हम सामान्य जुकाम को। नंबर 10 पे हम ले लेते हैं सामान्य जुकाम।
इन्फ्लुएंजा है ना। इन्फ्लुएंजा में क्या होता है, जो पैथोजन होगा वो कौन होगा, तो आप याद रखें राइनो। कौन सा वायरस है, राइनो वायरस। राइनो वायरस है इसका पैथोजन। सामान्य जुखाम को लेकर के पूछा जाए तो लक्षण क्या है, तो बहुत ही सिंपल लक्षण है। जुखाम है, नाक बहती रहेगी, है ना। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम इफेक्टेड होगा, अंदर का इंटरनल रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रभावित नहीं होगा। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब श्वास नली है या कंठ है या अपनी जो माउथ कैविटी के भीतर का जो भाग है वो प्रभावित होगा। नासावेस्म है, नासिका वाला मार्ग है, वो प्रभावित होगा। तो नाक बहती रहेगी, नाक में जलन वगैरह है, सर दर्द है, आंखें लाल रहना, सर दर्द रहना, तो ये कॉमन कोल्ड वाली डिजीज है। राइनो वायरस इसके लिए जिम्मेदार रहेगा। और लगभग एंटीवायरल अगर थेरेपी से ट्रीटमेंट किया जाए तो जनरली 5 डे 7 डे के अंदर अंदर ये ठीक हो जाती है। ठीक है, अगली डिजीज में बात करूं नंबर 11 पे, तो आप गलसूजा, इसी को कहा जाता है ममम्स भी कहा जाता है। ठीक है, इसका जो पैथोजन है, पैथोजन कौन है, तो याद रखिएगा पैरामिक्सोवायरस। ठीक है, पैथोजन याद रह जाएगा पैरामिक्सोवायरस करके। अच्छा, तो फिर इसमें एक चीज और याद रखिएगा, पैथोजन के अलावा लक्षण क्या होंगे, लक्षण क्या है, शरीर पर लाल दानों का उभरना। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या होगा, लक्षण क्या होगा, पेरोटिड ग्रंथि जो होती है हमारी, पेरोटिड ग्रंथि जिसे कर्ण पूर्व ग्रंथि कहते हैं, पेरोटिड ग्रंथि में सूजन आ जाएगी। ठीक है, पेरोटिड ग्रंथि में सूजन आ जाना, और प्लस लक्षण की बात कर रहे हैं, भोजन निगलने में परेशानी, प्लस बुखार, प्लस बेचैनी, कमजोरी, ये सारी लक्षण इसमें देखने को मिलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम भी इफेक्टेड होता है। ठीक है, क्योंकि जब पेरोटिड ग्रंथि लार नहीं बना पा रही है, तो लार में तो पाचक एंजाइम होते हैं, तो वो नहीं बनेंगे, तो कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव सिस्टम भी इफेक्टेड होगा। ठीक है, टीका कौन सा बनाया गया है इसके लिए, वैक्सीन कौन सी है, तो वो भी आप याद रखें, MMR का टीका। तीन जगह काम आएगा ये, है ना। ट्रिपल वैक्सीन है ये वैसे तो, ममम्स में, मिजल्स में, ममम्स और रूबेला, मतलब जो खसरा है, जो जर्मन खसरा है, उसके लिए भी ये टीका हेल्पफुल होता है, MMR का टीका। ठीक है, तो खसरा है, इसी को मिजल्स कह दिया जाता है, ममम्स, गलसूजा और रूबेला, इन तीनों के लिए हेल्पफुल है MMR का टीका। तो 11 डिजीज लगभग हमने क्या कर ली है, कवर कर ली है। थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम ले लेते हैं नंबर 12 पे, हेपेटाइटिस का मतलब ये हो गया, इसको हिंदी में कहा जाता है वैसे यकृत-शोथ। ठीक है, यकृत-शोथ हेपेटाइटिस, इसके 5 प्रकार हैं। जैसे मैं यहां लिख लेता हूं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। ठीक है, ये 5 प्रकार हैं हेपेटाइटिस को लेकर के, और इनके जो वायरस हैं वो भी बहुत इजीली याद हो जाएंगे, वायरस भी बहुत इजी वे में याद हो जाएंगे। देखो कैसे होंगे, हेपेटाइटिस अगर ए है, ठीक है,
तो उसका जो वायरस होगा वो कौन सा होगा? हेपेटाइटिस ए वायरस। अगर हेपेटाइटिस बी है तो उसका वायरस कौन सा होगा? हेपेटाइटिस बी वायरस। ठीक है। हेपेटाइटिस अगर सी है तो कौन सा वायरस होगा? हेपेटाइटिस सी वायरस। अच्छा, हेपेटाइटिस अगर डी है तो कौन सा वायरस हो जाएगा? हेपेटाइटिस बी वायरस। और हेपेटाइटिस अगर ई है तो कौन सा वायरस हो जाएगा? हेपेटाइटिस ई वायरस। बहुत इजी वे के अंदर HAV, HBV, HCV, HDV और HEV, ये 5 प्रकार के हमारे पास में क्या है? विषाणु है। ये पैथोजन है और ये हेपेटाइटिस के क्या हो गए? प्रकार हो गए। अब सबसे खतरनाक कौन सा है? HCV सबसे ज्यादा खतरनाक। अच्छा, HBV की सबसे बड़ी बात क्या? ये जो है सबसे ज्यादा होने वाला, सबसे ज्यादा होने वाला, भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो हेपेटाइटिस होता है वो कौन सा होता है? हेपेटाइटिस बी होता है। बी और सी दोनों ही खतरनाक हैं। और HAV जो है ये सामान्यतः बच्चों में होता है। बच्चों में, सामान्यतः बच्चों में होता है, कम खतरनाक है, बच सकता है व्यक्ति। लेकिन बी और सी जो है इनमें बच पाना थोड़ा मुश्किल होता है। वैसे इसको पीलिया भी कहते हैं। ए को, जो हेपेटाइटिस का जो वर्जन ए है उसको अपन पीलिया भी कह सकते हैं। पीलिया, इसको वैसे अपन जोइंडिस भी कहते हैं। जोइंडिस, पीलिया भी कहते हैं। मतलब इसमें होता क्या है? जोइंडिस में क्या होता है? तो हमारे जो बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन जो पित्त वर्णक हैं उनका सिक्रेशन ज्यादा होने लग जाता है। शरीर के अंग जैसे नाखून है, त्वचा है, आंखें हैं, यूरिन है, वो पीली हो जाती है, उनका कलर येलो हो जाता है। क्लियर है? वो तो जोइंडिस की बातें हो गई। लेकिन एक चीज और याद रखनी है आपको, बहुत इंपोर्टेंट। HBV जो है 80% यही होता है। HBV, ठीक है। HBV के टीके को, HBV के टीके को मिशन इंद्रधनुष में या अपन कह सकते हैं राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान में शामिल किया गया। किस टीके को? हेपेटाइटिस के कौन से टीके को? तो आप याद रखिएगा, राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान में शामिल। कौन शामिल है राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंदर? तो हम कहेंगे हेपेटाइटिस बी का टीका शामिल किया गया है। यहां एरो बना करके मैंने बता दिया है, हेपेटाइटिस बी का टीका राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान में शामिल किया गया है, मिशन इंद्रधनुष में शामिल किया गया है। होता क्या है? लीवर जो है वो डैमेज हो जाता है। हिपेटो का मतलब ही क्या होता है? हिपेटो का मतलब ही लीवर होता है। इसको हिंदी में कहते हैं यकृत। और आइटिस, जहां पे भी आपको ITIS ऐसा टर्म मिले, मतलब क्या हो गया? लगातार सूजन है, लगातार प्लस दर्द है ना? लगातार सूजन, दर्द, ये जहां पे भी मिलता है उसके लिए आइटिस वर्ड लगता है। और लीवर इतना डैमेज हो जाता है कि उसका कलर ऑरेंज हो जाता है, वो सड़ जाता है पूरी तरीके से। और फाइनली इवन ट्रीटमेंट ना मिले तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है इस हेपेटाइटिस के अंदर, है ना? संचरण कैसे होता है? तो सेम डिट्टो आप ये मान के चलो कि जैसा हमने एड्स में पढ़ा था संचरण, इसीलिए मैं संचरण पे चर्चा नहीं करूंगा यहाँ पे। संचरण कैसे होता है, ये रोग फैलता कैसे है? तो संचरण के तरीके जो एड्स में होते हैं वैसे के वैसे सेम अपन बात करेंगे यकृत सूत्र में भी वैसे ही ये हेपेटाइटिस जो है फैलता है। ठीक है, टीका पता चल ही चुका है किसका बनाया गया है और कौन सा किस में लागू किया गया है, कौन सा सबसे ज्यादा खतरनाक है। अच्छा, एक चीज और याद रखनी है, इन दो के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करनी है। HDV और HEV बहुत रेयर केस में मिलते हैं और जनरली ट्रीटमेंट भी हो जाता है अगर होता भी है तो यहाँ पर एक चीज और याद रखें, HEV से प्रश्न पूछा गया है एक दफा डाइवर्ट करने के लिए, भ्रमित करने के लिए। तो देखो कैसे, तो प्रश्न ये पूछा गया था कि HEV से कौन सा
रोग होता है, HIV से कौन सा रोग होता है? तो पहला ऑप्शन उसने डाइवर्ट करने के लिए क्या लिख दिया? एड्स। दूसरा लिख दिया क्या? यकृत शोथ। थर्ड लिख दिया पोलियो। फोर्थ लिख दिया क्या? स्वाइन फ्लू। तो हमने अक्सर एड्स में क्या पढ़ते हैं? एड्स में तो हमें पता है कि HIV है। कंफ्यूज करने के लिए हमें पता है कि एड्स में कौन है? HIV। लेकिन जो कॉम्पिटिटर है वो इतना हो सकता है कि उस चीज पे फोकस ना कर पाए हो। HIV पढ़ रखा है, लेकिन पहला ऑप्शन वहां एड्स का मिलते ही उनके दिमाग में यही आएगा कि हम HIV को क्या करके आए? क्लिक करके आए। वो HIV को ही, इस एड्स को ही क्लिक कर देते हैं। समझ में आ रहा है? ऐसी गलती नहीं करनी है, समझ रहे हो? तो HEV, ये रहा HEV, हेपेटाइटिस E वायरस। ये किसके लिए जिम्मेदार है? यकृत शोथ के लिए, हेपेटाइटिस के लिए HEV। और कुछ लोग तो ये मान लेते हैं कि शायद पेपर बनाने वाले ने कोई मिसप्रिंट कर दिया है। अरे भैया, गलतियां नहीं होती। पेपर बनाने वाले से बहुत रेयर केस में, है ना, 99.99 कोई एरर नहीं होता। वो आपको डाइवर्ट करते हैं। तो डाइवर्ट नहीं होना है। HIV एड्स के लिए HEV। दोनों मिलते जुलते हैं ना। HIV और HEV में कितना फर्क है? E और I का ही तो फर्क है। इसीलिए कहता हूं भ्रमित नहीं होना है। HIV एड्स के लिए और HEV हेपेटाइटिस के लिए है। ठीक है, तो ये बातें हैं कुछ जो समझ लेनी है। और नंबर 13 पे भी हम बात कर लेते हैं। एक दो डिजीज और, चिकखस, डेंगू, वाहरे, पोलियो करके, रेबीज, पोलियो, खसरा, मिजल्स वगैरह, लगभग सारी डिजीज आ चुकी है। ठीक है, कोरोना पर हम स्पेशली बातें करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।